नमस्कार साथियों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों के काफ़ी मैसेज मुझे प्राप्त हुए कि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के आप हमें अध्ययन कार्य करवाइए ताकि समय रहते हमारा जो संविदा शिक्षक वर्ग 3 का सिलेबस है उसको कंप्लीट किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे जानकारी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि संघर्ष क्लासेस के माध्यम से मैं आपको YouTube प्लेटफॉर्म पर मिलूंगा और हम संविदा शिक्षक वर्ग 3 की पूर्ण तैयारी कराएंगे, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस क्या करवाया जाएगा, कवर करवाया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविदा शिक्षक वर्ग 3 में पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण अध्ययन पर कार्य करना शुरू करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के साथ ही जैसे ही यह सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम पर्यावरण शिक्षण पर वीडियो लाना शुरू करेंगे। जैसे ही पर्यावरण शिक्षण का कार्यक्रम समाप्त होगा, हम गणित भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण और बाल विकास जैसे तमाम सारे विषयों पर संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए वीडियो डालना शुरू करेंगे। और बहुत जल्द हमारा प्रयास होगा कि जो 19 सितंबर की तारीख आपको दी गई है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एग्जाम कराने की, उस 19 सितंबर तारीख के पहले पहले आपका संपूर्ण सिलेबस संविदा शिक्षक वर्ग 3 का क्या करवा दिया जाए, कवर करवा दिया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 नाम की आपदा चल रही है और इस आपदा के कारण आप घरों में मजबूर होकर के रह रहे हैं और रहना भी चाहिए, क्योंकि यह एक भयानक आपदा है। अतः हम लोगों ने आप लोगों की सुरक्षा के मायने को देखते हुए संघर्ष क्लासेस के माध्यम से आपको घर बैठे YouTube प्लेटफॉर्म पर पढ़ाना शुरू किया है, ताकि आप घर बैठे संविदा शिक्षक वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी कर सकें। और प्रिय विद्यार्थियों, यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम लोग संविदा शिक्षक वर्ग 3 के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन की बात करेंगे। और पर्यावरण अध्ययन के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सबसे पहले उनको डिस्कशन में लाएंगे और जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पार्ट 1 होगा मेरा। पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा और इस प्रकार से जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड, उन सभी टॉपिकों को आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसके अलावा जो भी विषय वस्तु है, चाहे वो गणित भाषा शिक्षण हो, हिंदी भाषा शिक्षण हो या बाल विकास हो, उनके भी वीडियो बहुत जल्द हमारी संघर्ष क्लासेस नामक YouTube चैनल पर आएंगे। और मेरा विद्यार्थियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमारे वीडियोस को आप देखें, उन्हें लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ध्यान दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को उपलब्ध होती जाएगी और आप घर बैठे सुरक्षित रह करके संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। और ये संघर्ष क्लासेस का एक महत्वपूर्ण कदम है और हम संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक की। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, संविदा शिक्षक वर्ग 3 के लिए हमने सबसे पहले पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना शुरू किया है। और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत सबसे पहले हम यूनिट 5 के अंतर्गत दिए गए एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और इस टॉपिक का नाम है आपका आपदा प्रबंधन। तो सबसे पहले हम आपदा प्रबंधन के ऊपर बात करेंगे। आपदा प्रबंधन के बाद जैसे ही ये हमारा वीडियो कंप्लीट होगा, आपदा प्रबंधन का कई 2 से 3 पार्ट्स में ये वीडियो आ सकता है। इसके पश्चात हम एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे और ऐसे करते हुए हम संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन के सिलेबस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरुआत करते हैं पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यूनिट 5 में दिए गए टॉपिक नंबर यूनिट 5 के अंतर्गत दिए गए टॉपिक आपदा प्रबंधन पर। तो जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को पता है कि आपदा प्रबंधन को इंग्लिश में
डिजास्टर मैनेजमेंट कहा जाता है। अब सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमें उन सभी बिंदुओं पर फोकस करना होगा, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को जहन में रखना होगा कि आखिर इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, किन किन विषय वस्तुओं को हमें ध्यान में रखना है और किस तरीके से हमें आपदा प्रबंधन के टॉपिक को क्या करना है, कवर करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले आपदा प्रबंधन नामक टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में हम चर्चा करेंगे और उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो आप इस टॉपिक के अंतर्गत मेरे साथ अध्ययन में लाएंगे और क्रम बाय क्रम करके हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा कर लेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जैसा कि पहला शब्द है आपदा, तो सबसे पहले हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपदा क्या है, आपदा कैसे आती है। सबसे पहले हमारा पॉइंट होगा आपदा क्या है, आपदा कैसे आती है। दूसरे महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे कि आखिर जो आपदाएं होती हैं, आपदाओं के कितने प्रकार होते हैं, इन आपदाओं के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। तीसरे चरण के अंतर्गत जैसा कि आपदा प्रबंधन नामक शब्द में दूसरा शब्द लिखा गया है जिसे आपने प्रबंधन नाम दिया, इंग्लिश में इसे हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो इस आपदा प्रबंधन का क्या आशय है, आखिर हमें आपदा प्रबंधन क्यों करना है, इस महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। इसके पश्चात अगले चरण में हम आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर का अर्थ है भारत देश में राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए गए हैं कि हम इन आपदाओं के प्रभाव को कम कर सके। तो हम आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयासों की चर्चा करेंगे और साथ ही यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि क्या इस आपदा प्रबंधन के लिए संवैधानिक स्तर पर कोई प्रावधान है, भारतीय संविधान में क्या कहीं पर भी आपदा प्रबंधन को लेकर के कोई चर्चा की गई है अथवा नहीं। इसके पश्चात अगले चरण में हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की। जैसा कि विद्यार्थियों आप लोगों को पता है, यह कोविड आपदा चल रही है और इस आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार ने एक कानून को संपूर्ण देश में लागू किया है और इस कानून का नाम है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून 2005। ये क्या है, इसको साधारण शब्दों में इस कानून को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके पश्चात अगले चरण में इस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून में कुछ संस्थाओं का वर्णन किया गया है जो संस्थाएं भारत देश में आपदा प्रबंधन के लिए कार्य कर रही हैं। इन सभी संस्थाओं के बारे में एक एक करके अध्ययन करना शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपदा प्रबंधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं को मैंने लिखा है, दर्ज किया है। जैसे कि एक संस्था आ रही है, इस संस्था का नाम है NDMA। यदि हम NDMA का फुल फॉर्म देखें तो N से हुआ नेशनल, D से हुआ डिजास्टर, M से हुआ मैनेजमेंट, A से हुआ अथॉरिटी। आखिर ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, यह कैसे कार्य करती है, NDMA की स्थापना कैसे होती है, NDMA में कितने सदस्य होते हैं, NDMA का मुखिया कौन होता है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसके पश्चात NDMA के बाद एक अगली संस्था लिखी हुई है जिसका नाम है SDMA। SDMA में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ज्यों का त्यों चलेगा, सिर्फ एक शब्द बदलेगा, S से यहां हो जाएगा स्टेट। स्टेट का अर्थ हुआ राज्य, यानी राज्य स्तर पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वह कैसी होती है, उसका मुखिया कौन होता है, कितने सदस्य होती है और यह समिति राज्य स्तर पर कैसे कार्य करती है। आपको पता है NDMA नेशनल यानी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था है, SDMA स्टेट स्तर पर, राज्य स्तर पर कार्य करने वाली एक संस्था है। इसके पश्चात DDMA, डी से यहां पर आएगा एक वर्ड जुड़ेगा डिस्ट्रिक्ट। कौन सा वर्ड जुड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट। तो ये डिस्ट्रिक्ट स्तर पर यानी जिला लेवल पर आपकी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये क्या होती है,
ये कैसे कार्य करती है, कैसे आपदाओं से निपटने में हमारी मदद करती है। इसके पश्चात एक संस्था का जिक्र किया गया है जिसका नाम है VDMA। VDMA का फुल फॉर्म क्या है? भी से हो गया विलेज, यानी ग्रामीण लेवल पर, गांव के लेवल पर जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, यह क्या है, कैसे कार्य करती है, कौन इसका अध्यक्ष होता है, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आगे बढ़ते हुए एक अगली संस्था का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं। इस संस्था का नाम है NDMI। NDMI का फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेशनल डिजास्टर का मतलब हो गया नेशनल का राष्ट्रीय, डिजास्टर का मतलब हो गया आपदा, मैनेजमेंट का अर्थ हो गया प्रबंधन, और इंस्टीट्यूट का मतलब हो गया एक संस्थान, यानी वह संस्थान जो आपदा प्रबंधन से संबंधित शिक्षण कार्य को करवाता है। उस संस्थान के बारे में भी जिक्र किया जाएगा। वह संस्थान कब स्थापित हुआ, वह संस्थान कहाँ स्থাपित है, और वह संस्थान किस तरीके से हमारे देश में आपदा प्रबंधन से संबंधित पाठ्यक्रम को क्या करता है, संचालित करता है। इसके पश्चात आगे चलकर के चरणबद्ध तरीके से हम एक और संस्था के बारे में बात करेंगे। इस संस्था का नाम होगा NDRAF। NDRAF का यदि हम फुल फॉर्म देखें तो प्रिय विद्यार्थियों, N से हुआ नेशनल, D से हुआ डिजास्टर, R से हुआ रिस्पॉन्स, A से हुआ एक्शन, F से हुआ फोर्स। यानी NDRAF का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्शन फोर्स। आखिर ये फोर्स क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्शन फोर्स कैसे काम करती है? नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स एक्शन फोर्स की स्थापना कब हुई? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? ये कौन से भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत यह संस्था कार्य करती है? इन तमाम सारी संस्थाओं के बारे में एक एक करके हम लोग अध्ययन कार्य क्या करेंगे, आरंभ करेंगे। और आगे बढ़ते हुए यहां पर हमने अभी बात की राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिले स्तर पर और ग्रामीण स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है भारत देश में, उनके बारे में चर्चा की गई। इसके अलावा मित्रों, आपदा प्रबंधन के लिए कुछ हमने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयास किए हैं। इन अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक नाम आता है सेंडाई फ्रेमवर्क का। तो सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 के समय पर आयोजित किया गया। यह सेंडाई फ्रेमवर्क क्या था? सेंडाई फ्रेमवर्क में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए किस प्रकार के टारगेट किए गए, किस प्रकार के टारगेट बनाए गए, और कैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन, आपदा के प्रभाव से आपदा के प्रभाव को कम करने का क्या किया गया, प्रयास किया गया, इसको यहां पर हम लोग समझने का बात करेंगे। और अंतरिम तौर पर इस टॉपिक के अंतर्गत वर्तमान समय में आई कुछ आपदाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता होगा, अभी कुछ समय पहले भारत के पश्चिम बंगाल राज्य और भारत का उड़ीसा राज्य, जो कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती इलाकों पर स्थित राज्य है, ये एक तूफान की चपेट में आए। इस तूफान का नाम था अम्फान तूफान। आखिर ये अम्फान तूफान क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा, इन तमाम सारे बिंदुओं पर अंतरिम तौर पर हम चर्चा करेंगे। और इसके अलावा प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा एक देश में हमारे घटना हुई। यह घटना आंध्र प्रदेश राज्य, भारत का कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश राज्य। यदि मैं आपको मैप बनाकर दिखाने की कोशिश करूं, एक छोटा सा मैप, तो ये आपका प्रिय विद्यार्थियों, ये भारत है, हमारा भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। यहां पर बे ऑफ बंगाल है, यानी बंगाल की खाड़ी है, और यहां पर स्थित एक राज्य है जिसका नाम है हमारा प्यारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य में विशाखापट्टनम एक जगह है जो कि एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है। विशाखापट्टनम के नजदीक एक कंपनी थी दक्षिण कोरियाई, और इस कंपनी का एक पॉलीमर प्लांट यहां पर लगा हुआ था। इस प्लांट से अचानक गैस लीक हुई, और इस गैस लीकेज के कारण एक विशाल दुर्घटना हुई, जिसमें लगभग सरकारी सूत्र कहते हैं कि 100-150 लोग मारे गए। हो सकता है इससे ज्यादा भी मारे गए हो, परंतु यह भी एक त्रासदी थी। यह घटना कैसे हुई, कौन सी गैस का रिसाव हुआ, इसके क्या प्रभाव हुए, इस गैस की खोज किसने की, इन तमाम सारे बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करना शुरू करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपको याद होगा, जैसा कि मैंने विशाखापट्टनम गैस लीक कांड का जिक्र किया, तो आप लोग मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश के प्रतियोगी उम्मीदवार हैं, तो आप लोगों को भोपाल गैस त्रासदी के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। यदि प्रिय विद्यार्थियों, भोपाल गैस त्रासदी
के बारे में यदि आपका नॉलेज है तो जरूर कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर के बताएं कि भोपाल गैस त्रासदी नामक घटना किस वर्ष में हुई थी और यह घटना के दौरान कौन सी गैस का रिसाव हुआ था। इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रिय विद्यार्थियों मुझे इंतजार रहेगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर के इन प्रश्नों के उत्तर जरूर दें। भोपाल गैस त्रासदी का वर्ष क्या था और भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कोई भी दुर्घटना हुई, वो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस का रिसाव हुआ वो कैसी गैस थी। इन तमाम सारे प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर कमेंट करें, मुझे इंतजार रहेगा, मैं आपके कमेंट को जरूर पढ़ूंगा। और प्रिय विद्यार्थियों, यदि टॉपिक से रिलेटेड कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन रह जाता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। आपके प्रत्येक कमेंट को पढ़ते हुए आपका जो भी कंफ्यूजन होगा उसे समय रहते दूर करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। और इस प्रकार से आपदा प्रबंधन के अंतर्गत इन तमाम सारे बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम इस टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। यह एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी, यह एक साधारण सिलेबस की जानकारी की क्लास थी, जिसमें यह पार्ट 1 था, जिसमें आपने आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमें किन किन विषय वस्तुओं का अध्ययन करना है। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं पार्ट 2 में आप लोगों के साथ इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करना शुरू करूंगा और एक एक महत्वपूर्ण पॉइंटों पर आपका फोकस कराऊंगा। और जैसे ही प्रिय विद्यार्थियों यह टॉपिक पूरा होगा, इस टॉपिक के अंत में उन तमाम सारे प्रश्नों को हम लेकर के आएंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे सीटेट की परीक्षा हो गई, यूपी टेट की परीक्षा हो गई, बिहार टेट की परीक्षा हो गई, इन विभिन्न राज्यों की जो टेट परीक्षाएं हुई हैं, इन टेट परीक्षाओं में आपदा प्रबंधन से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आए और उन प्रश्नों में किस प्रकार के आंसर दिए जाने थे, उन सभी प्रश्नों को मैं लेकर के आऊंगा ताकि एक संपूर्ण अध्ययन आपका कंप्लीट हो सके। और प्रिय विद्यार्थियों, चिंता करने की कोई बात नहीं है, अब आपके साथ में खड़ा हो चुका हूं, संघर्ष क्लासेस आपके साथ खड़ी हो चुकी है और हम YouTube प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं और बहुत जल्द अब आपके सिलेबस को आप घर बैठे कवर कर पाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ये मेरे वीडियो का पार्ट 1 है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें ताकि वह सभी निर्धन वर्ग के भी विद्यार्थी जो पैसे नहीं चुका पा रहे हैं, किसी कारण बेचारे कोचिंग नहीं पढ़ पाए हैं, वह घर बैठे मात्र आपका क्या लगना है इसमें, आपको पता है सिर्फ डाटा ही लगेगा। डाटा की सहायता से घर बैठे सुरक्षित रह करके संपूर्ण पर्यावरण अध्ययन और वर्ग 3 की संपूर्ण तैयारी कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसके साथ ही मैं आपसे विदा लेता हूं। ये मेरा पार्ट 1 था, पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा जिसमें हम इस टॉपिक के अंतर्गत बताए गए विभिन्न बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा शुरू करेंगे। और मेरा विश्वास है कि समय रहते आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। तो आप अपने संघर्ष क्लासेस को बहुत ज्यादा मात्रा में आपका सहयोग दें, बहुत ज्यादा मात्रा में प्यार दें ताकि यह चैनल बहुत जल्द धूम मचा सके और आपको घर बैठे संपूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा सके। तो विद्यार्थियों, आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।